हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी माता तुल्य बहनों। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माजरत चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा कि बहुत दिनों के बाद आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने। करीब 1 सप्ताह 10 दिन हो गए हम नहीं मिले, लेकिन अब इस आश्वासन के साथ मैं आज की क्लास शुरू करना चाहूँगा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। हम हर रोज़ मिलने की कोशिश करेंगे, हर रोज़ हम अपनी पढ़ाई करेंगे, यहाँ से हम कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है दोस्त? तो मैं आपको बताते चलूँ कि हमने लास्ट क्लास में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जहाँ हमने उस चैप्टर में जो गहराई थी, जो बातें थी, जो भावनाएं थी, जो वादे थे, जो सांत्वनाएं थी, जो लेखक ने अपनी पत्नी को दिया, जो दिलासा, जो ढाढ़स, उससे हमने इसके पीछे वाले चैप्टर में कहानी के माध्यम से, कहानी ना कहिए, कविता को कहानी की तरह हमने एक्सप्लेन करके और समझा। ठीक है, आज की इस क्लास में आज की इस क्लास में हम दरअसल पढ़े हुए उस चैप्टर का निचोड़ करने जा रहे हैं। आज की इस क्लास में हम वो सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स देखने जा रहे हैं। आज की क्लास में वो सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स देखने जा रहे हैं जो इस पार्ट से जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, तो चलिए तैयार रहिए। और हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि आप पहले आंसर करोगे, जैसा कि हमेशा होता है। आप पहले आंसर करोगे, बाद में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, कोशिश करना कि अधिकांश क्वेश्चन आप डील करो, मजा आएगा यार। बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन सेट किया है मैंने। हाँ, लेकिन आसान है, लेकिन अच्छा लैंग्वेज है। जब आप डीपली स्टडी करोगे इस पूरे कविता को, तभी जाकर आप इसका क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो यदि आपने नहीं किया, यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा, आपने इस पार्ट को डीपली स्टडी नहीं किया, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि पहले आप उसे देख कर आइए। जब उसे आप देख लेंगे तो आप इस सारे क्वेश्चन को डील करने के काबिल हो जाएंगे। ओके, नो फर्दर डिस्कशन, लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे। आज बिना आगे की बहस करे चले क्लास की शुरुआत करते हैं। अच्छा, मैं उचित समझता हूँ कि आपको ये भी बात बता दूं कि हमने इस चैप्टर में अब तक क्या क्या कर लिए हुए हैं, राइट? तो आइए देखते हैं। भाई साहब देखो, ये जो चैप्टर चल रहा है हमारे रेनबो पार्ट 2 का, ऑफ कोर्स आप जानते हो, हमारे रेनबो पार्ट 2 को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा हमारा प्रोज का है, एक हिस्सा पोइट्री का है। मालूम है ना भाई, प्रोज वाले में हमने क्या क्या कर लिया है? तो प्रोज वाले में हमने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कर लिया, राइट? दूसरा, भारत इज माई होम भी हमने कर लिया है, भारत इज माई होम। ठीक है भाई, याद है? अगर आप जुड़े रहोगे तो ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, और ये अश्योरेंस है मेरे तरफ से, आपके इस छोटे भाई की तरफ से ये अश्योरेंस है। और ऐसे तो आप मुझसे छोटे हो, क्योंकि आप लोग अभी इंटर में हो और मैंने कब का वो कर लिया हुआ है, लेकिन बावजूद उसके आप मेरे लिए बड़े समान हो, मेरे बड़े भाई हो, मेरे दोस्त हो। और मेरी बड़ी बहनें तो हमेशा मेरी बड़ी रहेंगी, वो मुझसे छोटी नहीं रहेंगी। तो मेरी बड़ी बहनें हो आप, माता तुल्य इज्जत देता हूँ मैं आपको। मेरी माँ की, जिसे जिसे मैं अपनी माँ की इज्जत करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही मैं आपकी इज्जत करता हूँ। तो आप तो हमेशा मुझसे बड़ी ही। खैर, देखिए भाई साहब, ये प्रोज है हमारा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम। इधर से हमने कर लिया हुआ है, राइट? अब जो दूसरा हिस्सा है पोइट्री का, इधर से हमने पहला ही चैप्टर उठाया है, और वो है अपना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, राइट? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये चैप्टर हम कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, इस चैप्टर को भी हमने कैसे किया है, कितना किया है, वो भी जरा आप समझ लो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से हमने अब तक 2 लेक्चर्स कर लिए हैं। लेक्चर 1 में हमने जो पोएट है हमारे, जो जॉन डॉन, इनका इंट्रोडक्शन लिया है, और इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने डील किया है। ठीक है, जो पोएट के इंट्रोडक्शन से जुड़े थे वो क्वेश्चन। अब जो दूसरा लेक्चर था हमारा, उस दूसरे लेक्चर में हमने पूरे पोएम को एक्सप्लेन किया है, राइट? सो जस्ट लव आई डू नॉट गो, इसमें पूरे पोएम को हमने एक्सप्लेन किया है। आज जो अपना क्लास है, इसे हम तीसरे लेक्चर के श्रेणी में रखेंगे। ये हमारा तीसरा लेक्चर है, ये तीसरी कड़ी है, जहां पूरे पार्ट से जो वे ऑब्जेक्टिव्स है। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, बोर्ड मॉडल तो है ही है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने जानबूझकर कंसेप्चुअल भी डाले हैं कि अब क्या आपने पूरी गहराई से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। अगर आपने पूरी गहराई से इस पार्ट को पढ़ा होगा तो वाकई समझोगे आप कि हाँ हाँ,
ये क्वेश्चन जो हैं सही में अंदर से उठाकर पूछा गया है, घुमाकर आड़े तिरछे करके सवाल पूछे गए हैं और वो बच्चा बहुत अच्छे से बता पाएगा जो बच्चा इसे गहराई से पढ़। देखिए देखिए ऐसे कहने से नहीं होगा, आगे बढ़िए जो आपको समझ में आ जाएगा ये। तो लेक्चर 3 में हमने VVI जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो किए हुए। तो सर 3 कर लिए, क्या लेक्चर 4 भी आने वाला है? हाँ, हम एक लेक्चर 4 भी ले लेंगे जहां इससे जो जुड़े क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव तो कर लिया ना, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम करेंगे, राइट? बढ़िया। तो इसी डील के साथ अब अपनी क्लास को आगे बढ़ाते भाई। और ये रहा आपके सामने पहला ऑब्जेक्टिव। देखो यार, पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने, who is the question करो, who is the poet of sweetest love I do not know। ये भी बताना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा। सबसे आसान सा क्वेश्चन, सबसे आसान सा क्वेश्चन है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के कवि कौन है? क्या वो विलियम शेक्सपियर है? नहीं है भाई। क्या वो जॉन किट्स हैं? नहीं। मिल्टन? नहीं। तो जब ये लोग नहीं है तो बचे हमारे जॉन डॉन जी। तो दरअसल स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखा है जॉन डॉन साहब ने। ठीक है भाई, आपका भी वही आंसर होगा, मुझे मालूम है। ये तो आप एक पल में ही देखकर जवाब दे जाओगे। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसने लिखा भाई? तो आप कहोगे वो हमारे जॉन डॉन थे। तो मैंने ऐसे भी क्वेश्चन किया कि हु इज द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये भी लिख सकते हो, या ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु हैज रिटन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, किसने लिखा है? तो आप बोलोगे भाई जॉन डॉन ने। ठीक है, तो एक ही बात है, या तो पोएट करके पूछे तो भी आपको वही बात कहनी है, यानी तो किसने लिखा है तो भी आप नहीं कहोगे। ठीक है भाई, ओके। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पोएट, लेखक के अनुसार। लेखक बोले तो यहाँ कवि है ना, हमारे साहब कविता लिखते हैं तो कवि कहेंगे हमें। कवि के अनुसार मैन्स पावर इज, एक इंसान की शक्ति कैसी होती है? क्षण होती है, दुर्लभ होती है। बेचारा एक इंसान कमजोर होता है। कब कमजोर होता है बताएं जरा? मजबूत नहीं होता है भाई साहब। अब मत कहना कि मैं तो मजबूत हूँ, आप मुझे कमजोर कह रहे हैं। मैं तो जिम उम जाता हूँ, डोले सोले बना रखे हैं मैंने, आप मुझे कमजोर कह रहे हैं। नहीं, मैं आपको कमजोर और मजबूत नहीं कह रहा। दरअसल मैं कह रहा हूं लेखक ने कविता में जो बात कही है उसके अनुसार। तो लेखक ने कविता में कहा है कि भैया जो इंसान है ना, उसकी शक्तियां क्षण है, उसकी शक्तियां कमजोर है, उसकी शक्तियां कमजोर है। इंसान जो है वो फीबल है। फीबल का मतलब है कमजोर। इंसान की जो शक्तियां हैं वो कमजोर है, बेचारा वो दुर्बल है। जब बदकिस्मती आती है, जब बुरा वक्त आता है। याद करो दोस्तों, हमने ये बात करी थी, हमने पोएम डिस्कशन के दौरान हमने ये बात करी थी कि जब इंसान कमजोर पड़ जाता है, दुर्बल पड़ जाता है, जब खराब समय चलता है तो बेचारे के साथ सारी चीजें ही खराब होती हैं। वो गुजरे हुए पल को वापस नहीं ले आ पाता है ना। याद आ रही है वलान? हाँ जी, तो वही है। चले देखते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ ये समझ गया ना, क्लियर है ना भाई? अकॉर्डिंग टू द पोएट मैन्स पावर इज, कवि के अनुसार इंसानी शक्तियां कैसी होती है, इंसान की शक्ति कैसे होती है? तो भाई साहब वो कमजोर होती है, दुर्बल होती है, कमजोर होता है इंसान। अब कब होता है? तो यहाँ कविता में बताया गया कि जब इंसान की बदकिस्मती आती है, बुरा समय आता है, तो बहुत कमजोर पड़ जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बिलवड, यहाँ बिलवड से मतलब है प्रेमिका, जो हमारी प्रेमिका जी है, मेरी नहीं, जो हमारे जॉन डॉन साहब की प्रेमिका जी है उनकी बात हो रही है। द बिलवड फियर्स दैट, जो प्रेमिका है उनको किस बात का डर है? किस बात का डर है बताओ। द पोएट में नेवर रिटर्न, कि कभी कभी वापस नहीं आ सकते। क्या कभी जो कवि हैं वो कभी, कंफ्यूज नहीं हो ना, मैं 2 बार कभी नहीं बोल रहा, मैं एक बार बोल रहा हूँ कभी, दूसरे बार बोल रहा हूँ कभी, कि क्या कभी कभी वापस नहीं आ सकते? क्या ये बात डर है, ये बात का डर है प्रेमिका को? द पोएट इज पुअर, जो लेखक है वो गरीब है, क्या इस बात का डर है? द पोएट इज डिसऑनेस्ट, जो लेखक है वो हमारे बेईमान हैं। द पोएट डिसलाइक्स हर, कि जो हमारे कवि हैं वो अपनी प्रेमिका को, अपनी प्रियतमा को, अपनी वाइफ को नहीं पसंद करते। क्या ऐसी बात है? नहीं। आपका जवाब होगा कि भाई साहब जो पोइट, जो हमारी प्रेमिका जी हैं, हमारी नहीं, फिर से बताया मैंने, फिर से क्लियर कर दूं, जॉन डॉन साहब की। तो जो जॉन डॉन साहब की प्रेमिका है उन्हें इस बात का डर है कि शायद मेरे पति, मेरे स्वामी, मेरे प्रियतम, मेरे जो इकलौते सहारे हैं वो मुझे छोड़कर जा रहे हैं, शायद ये कभी दोबारा वापस ना आ सके। इस बात का डर सता रहा है उनकी प्रेमिका को। समझे? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पोएम बिलोंग्स टू द ट्रेडिशन ऑफ, ये जो कविता है
ये किस परंपरा से मतलब है यहाँ लेखन की परंपरा से, लिखने की शैली, किस लेखन की शैली से ये कविता आती है, कौन सी लेखन परंपरा से ये कविता आती है, कौन से ट्रेडिशन से आती है? तो योर आंसर वुड बी मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री। ये साहब हमारे जो है ना जॉन डॉन जी ही ऐसे ऐसे लेखक हैं, ऐसे कवि हैं जिन्होंने एक नई शैली का विकास किया जिसे नाम दिया मेटाफिजिकल। ठीक है, ऐसी चीज मेटा से मतलब हुआ पारलौकिक, मेटा यानी पारलौकिक और फिजिकल मतलब भौतिक। तो जो भौतिक चीजों से परे हो, भौतिक चीजें से परे कौन सी चीज होती है? आध्यात्मिक होती है, ईश्वरीय होती है, दैवीय होती है। तो लेखक साहब ने प्रेम को एक दैवीय रूप के रूप में ढाला है, प्रेम को एक आध्यात्मिक स्वरूप दिया है और अपनी कविताओं में अधिकांश जगह इन्होंने आध्यात्मिकता को ज्यादा महत्व दिया है, भौतिकतावाद को कम महत्व दिया है। समझ गए? तो यहाँ पर जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है द पोएम बिलोंग्स टू ट्रेडिशन ऑफ, कि जो हमारे कवि हैं वो किस परंपरा से आते हैं, तो परंपरा मतलब ऐसा मत समझ लेना कि कौन से रीति रिवाज का पालन वो करते हैं। यहाँ हमारी बात है कि लेखन की कौन सी शैली उनमें थी। तो लेखन की जो शैली वो जानते थे, रोमांटिक नहीं थे वो भाई, रोमांटिक नहीं थे, मॉडर्न पोएट्री नहीं करते थे वो, एपिक पोएट्री भी नहीं करते थे, महाकाव्य वगैरह नहीं लिखते थे वो। दरअसल वो थे मेटाफिजिकल पोएट्री, वो मेटाफिजिकल पोएट्री करते थे, वो मेटाफिजिकल पोएट। समझे? क्लियर है? क्या है मेटाफिजिकल? मेटाफिजिकल कविता लिखने की एक ऐसी शैली है जिसमें इंसान पारलौकिक चीजों के बारे में ज्यादा कर लिखता है, प्रेम, ईश्वर, ठीक है, शांति, सुकून, ये सारी चीजों के बारे में वो ज्यादा कुछ लिखता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द सेंट्रल थीम, जो सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, इस कविता की जो केंद्रीय बिंदु है, इस कविता का जो केंद्रीय भाव है, जो केंद्रीय आधार है, वो क्या है बताओ? इस कविता में किस बारे में बात हुई है? युद्ध के बारे में? अरे नहीं, कभी नहीं। इस कविता में क्या पेट्रियोटिज्म के बारे में बात हुई, देशभक्ति के बारे में? नहीं हुई है भाई। क्या सोशल रिफॉर्म के बारे में बात हुई, सामाजिक सुधार के बारे में? ये कविता सामाजिक सुधार की बात नहीं करती। किस चीज की बात करती? ये कविता प्रेम की बात करती है, ये कविता प्रेम की बात करती है, ये कविता वियोग की बात कर रही है, बिछड़ने की बात, टेम्पररी सेपरेशन इन लव। प्रेम में जब एक इंसान बिछड़ रहा है, प्रेम में जब एक इंसान दूर जा रहा है, ठीक है जी। अच्छा, लेखक का यहाँ जाना स्थायी नहीं था, अस्थायी रूप से जा रहे थे, बस कुछ दिन के लिए जा रहे थे, फिर वापस आ जाना था उन्हें। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये कविता का जो केंद्रीय भाव है वो है अस्थायी रूप से विलगाव या अलगाव या वियोग। प्रेम में अस्थायी रूप से जो वियोग हुआ है, जो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को छोड़कर जा रहा है, प्रेमी अपनी प्रेमिका को छोड़कर जा रहा है, उस दर्द को, उस तड़प को, उस कशिश को, उस भाव को, उसको बताया है लेखक ने अपनी कविता के माध्यम से, जॉन डन ने अपनी कविता के माध्यम से। ज्यादा फील मत लेने लग जाना, अभी आपकी उम्र नहीं है ये सारी चीजों को फील करने की। फील कर लोगे बबुआ तो बर्बाद हो जाओगे। अभी इन सब चीजों में पढ़ना नहीं है, बस इसे कविता की ही तरह समझिए। हाँ ठीक है, आप इंसान हो, ठीक है, आपके भीतर भावनाएं आएंगी, ये सारी चीजों को पढ़ के आपको भी ऐसा फील होगा, आप भी महसूस करोगे कि भाई प्रेम क्या चीज है, लेकिन ज्यादा महसूस करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ पर बात करें, धरातल पर बात करें तो ज्यादा महसूस करने की जरूरत नहीं है दोस्त। इन सब चीजों से दूरी बना के रखना, राइट? ठीक है भाई, हाँ समझो। हाँ लेकिन आइए, कविता के माध्यम से अब वो चीज है कविता में तो हमें तो बतानी है, और कैसे भी बतानी भी पड़ेगी, छिपाई नहीं जा सकती ना। और इतने बच्चे भी नहीं हो कि आप ये सब चीज ना समझ पाओ, समझो, लेकिन समझदारी के साथ इसका इस्तेमाल भी करना है। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम इज, कविता की जो मुख्य भाव, कविता का जो मुख्य भाव वो क्या है? क्या है भाई? तो कविता का मुख्य भाव है अस्थायी रूप से वियोग। प्रेम में जो अस्थायी रूप से दूरियां बनती हैं, जो प्रेम में अस्थायी रूप से दूरियां बनती हैं, उन दूरियों के बारे में यहाँ बात हो रही है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है द पोएट कंसोल्स हिज beloved बिकॉज, जो कवि साहब हैं वो अपनी प्रेमिका को सांत्वना दे रहे हैं, अपनी प्रेमिका को सांत्वना दे रहे हैं। क्यों दे? सांत्वना देना का मतलब होता है किसी की मतलब हिम्मत बढ़ाना, किसी को तसल्ली देना, है ना, तसल्ली देना, सब्र देना, धैर्य धराना, ढाढ़स बंधाना, एक उम्मीद जगाना, एक होप देना। ठीक है, तो यहाँ सांत्वना दे रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे को भी सांत्वना देते हैं ना हम लोग, कि अरे कहीं नहीं जा रहे, बस आ ही तो रहे हैं,
यही जा रहे हैं गेट के पास से चले आएंगे। अब बचवा जान रहा है कि मार्केट आप जा रहे हैं और वो भी आपके पीछे लगा हुआ है कि वो भी मार्केट जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे ढांढस बढ़ाते हैं, कहते हैं ना 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 ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं जा रहे हैं, बाजार नहीं जा रहे, बस हम यहीं पे तो हैं। उसी तरह से लेखक साहब अपनी अपनी प्रेमिका को सांत्वना दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। किस बात की सांत्वना दे रहे हैं? कि वो बीमार है, इस बात की सांत्वना दे रहे हैं। वो गरीब है नहीं, बीमार है नहीं, गुस्सा है नहीं। लेखक साहब अपनी पत्नी को सांत्वना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो देखो प्रियतमा, मुझे एक यात्रा पर जाना होगा, मुझे एक यात्रा पर जाना होगा, मुझे जाने दिया जाए, ठीक है। और इस पर उनकी प्रेमिका रोने लग जाती है, उनके पांव पड़ जाती है। समझे? ये है भाई प्रेम, है पांव पड़ जाती है, रोने लग जाती है। ट्रू लव अकॉर्डिंग टू द पोएट, सच्चा प्रेम हमारे कवि महोदय के अनुसार जो सच्चा प्रेम है वो क्या होता है? बताओ क्या करता है सच्चा प्रेम? सच्चा प्रेम डिपेंड्स ऑन वेल्थ। सच्चा प्रेम क्या धन के ऊपर निर्भर करता है? हाँ, सच्चा प्रेम क्या धन पर निर्भर करता है? नहीं। सच्चा प्रेम क्या अलग होने से खत्म हो जाता है? आज अगर साथ हैं तो प्रेम है और दूरी हो गई तो प्रेम? क्या ऐसा है सच्चा प्रेम? ऐसा नहीं होता दोस्त, सच्चा प्रेम कभी ऐसा नहीं होता। ये भी गलत है ऑप्शन। वीकेंस विद डिस्टेंस, जैसे जैसे दूरी बनती है सच्चा प्रेम कमजोर होते जाता है। ये तो सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम कमजोर नहीं होता दूरी बनने से। सच्चा प्रेम जो है हमेशा 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 कांस्टेंट रहता है, अस्थाई रहता है। ये हमेशा अस्थाई रहता है, ये निरंतर बना रहता है। प्रेम दूरी बढ़ने से प्रेम और ज्यादा बढ़ जाती है, दूरी बढ़ने से तरफ और ज्यादा बढ़ जाती है, दूरी बढ़ने से चाहत और ज्यादा बढ़ जाती है, घटती नहीं है। प्रेम हमेशा बरकरार रहता है, अस्थाई रहता है। तो सच्चा प्रेम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है जी, अस्थाई रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द पोएट कंपेयर्स सेपरेशन विद, जो कवि हैं हमारे वो अलगाव को, विलगाव को किस चीज से तुलना कर रहे हैं? किस चीज से तुलना कर रहे हैं बताएं जरा। जो हमारे कवि महोदय हैं वो अलग होने को, जो अपनी प्रेमिका से वो दूर जा रहे हैं, जो प्रेमिका से वो अलग हो रहे हैं, तो अलग होने को वो किस चीज से तुलना करके बता रहे हैं? क्या वो बता रहे हैं दौलत से? क्या वो सक्सेस से बता रहे हैं? कि वो खुशी से बता रहे हैं? वो बता रहे हैं डेथ से। कह रहे हैं कि देखो देखो मेरी मेरी प्यारी, कि मौत जो है वो निश्चित है, मौत जो है निश्चित है। और तुम ऐसी कल्पना कर लो ना कि मौत तो हमेशा हमें एक दिन अलग कर ही देगी। मौत हमें एक दिन हमेशा के लिए अलग कर देगी और उस समय हम कितना दर्द से तड़पेंगे, कितना हमें वो उस समय एक तरह से, उस समय हमें कितनी परेशानी होगी, उस समय हम कितना तड़पेंगे, रोएंगे। एक काम करो, हमारे अलग होने को तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती हो? तुम हमारे अलग, अभी हम जो अलग हो रहे हैं, तो हमारे अलग होने को तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती हो कि हम जैसे कि मरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूर होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं? पगले हैं हमारे हमारे लेखक साहब, पगले हैं। तो ऐसा सोचो कि जैसे मौत मौत के बाद इंसान एक दूसरे से दूर होता है और सब्र कर लेता है और अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देता है। तुम ऐसा ही सोचो कि अभी जो हम अलग हो रहे हैं, हम अलग हो रहे हैं जैसे मौत के दिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं दूर जा रहा हूं तो तुम ऐसा सोचना जैसे मैं मर गया हूं, हालांकि मैं लौट के आऊंगा। तुम अपने आप को मजबूत करो उस बुरे दिन के लिए जिस पल हम हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं हमारे लेखक साहब तुलना कर रहे हैं। तुलना कर रहे हैं किस बात की? तो अलग होने को वो तुलना कर रहे हैं मौत से। कि ऐसे सोचो कि जैसे हमारी मौत हो गई हो, मेरी मौत हो गई हो और हम अलग हो रहे हैं। इस पे और उनकी प्रेमिका रोने लग जाती है और उनकी पत्नी रोने लग जाती है। जॉन डॉन वॉज अ फेमस, जॉन डॉन थे, क्या थे? बहुत ही प्रसिद्ध। क्या प्रसिद्ध थे भाई साहब? मेटाफिजिकल पोएट। जहां भी मेटाफिजिकल देखना और जॉन डॉन देखना, समझना वही आंसर है, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ नहीं, दूसरा तीसरा कुछ सोचना ही नहीं, आंख मूंद कर। जहां जॉन डॉन दिखे, जहां मेटाफिजिकल दिखे, आंसर सीधा आपका वही होगा कि जॉन डॉन जो थे बहुत ही प्रसिद्ध मेटाफिजिकल पोएट थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पोएट सेज, कवि कहते हैं दैट ही डज नॉट गो अवे ड्यू टू, कवि कहते हैं कि वो दूर नहीं जा रहे हैं। किस कारण से नहीं जा रहे? किस कारण से वो नहीं जा रहे? द पोएट सेज, कवि कहते हैं दैट की ही डज नॉट गो अवे, कि वो इस वजह से दूर नहीं जा रहे हैं या इस कारण से दूर नहीं जा रहे हैं। किस कारण से दूर नहीं जा रहे हैं? प्रेम की वजह से दूर नहीं जा रहे हैं।
क्या वो गुस्सा की वजह से, फियर की वजह से कभी कहते हैं अपनी प्रेमिका से कि मैं तुमसे नफरत नहीं कर रहा, मैं तुमसे नफरत होने की वजह से दूर नहीं जा रहा, या तुमसे मेरा मन हो गया है इस वजह से मैं दूर नहीं जा रहा, या ऐसा भी ना सोचो प्रियतमा मेरी प्यारी कि मैं इस वजह से दूर जा रहा हूं कि मुझे दुनिया में कोई तुमसे ज्यादा प्रेम करने वाला मिल गया है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी भी गलत ना सोचो हमारे प्यार के बारे में, कभी भी गलत ना सोचो, ऐसे तोहमत ना लगाओ, तुम ऐसा ना लाओ अपने मन में कि मैं तुमसे नफरत कर रहा हूँ, तुमसे थक गया हूँ, तुमसे उब गया हूँ, या दुनिया में तुमसे ज्यादा कोई प्यार करने वाला मुझे मिल गया है इस वजह से मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी ना सोचो। मैं तुमसे दूर इस वजह से नहीं जा रहा हूँ कि तुमसे नफरत हो गई है, नहीं, इस वजह से भी नहीं जा रहा तो तुमसे मैं थक गया हूँ, हाँ जी, इस वजह से भी मैं नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं तो इसलिए दूर जा रहा हूं कि हमें एक दिन मरना है, और मरने से पहले ये मौत का प्रैक्टिस कर लिया जाए, अभ्यास कर लिया जाए। द पोएम मेनली एक्सप्रेसेस, कविता जो है वो मुख्यतः किस बात को दिखाती है, किस बात को कविता दिखा रही है भाई? डीप अफेक्शन, गहरी प्रेम, रिवेंज, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखोगे, इस बात को दिखा रही है। क्या वो रिवेंज को दिखा रही है? हाँ, क्या वो रिवेंज को दिखा रही है, बदला को दिखा रही है? नहीं, यहाँ ठुकरा के प्यार वाला नहीं दिखा रही है। अरे भाई, ठुकरा के प्यार वाला नहीं दिखाया जा रहा है, तो क्या दिखाया जा रहा है? सैडनेस फॉर पॉवर्टी, गरीबी की वजह से दुख, मातम, पॉलिटिकल आइडियाज, राजनैतिक विचार? नहीं, इस कविता में मुख्यतः दिखाई जा रही है डीप अफेक्शन, डीप अफेक्शन, गहरी 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 भाव, गहरा प्रेम, गहरी लगाव, गहरा लगाव, समझे? इस कविता में गहरे लगाव की बात हुई, गहरे प्रेम की बात हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोन ऑफ द पोएम। इस कविता का टोन कैसा है, लहजा कैसा है? लहजा मतलब कई बार आप कुछ बोलते हो ना, तो आपके बोलने में, आपके टोन में, आपके बोलने में, आपकी आवाज में एक अलग तरह की, एक अलग तरह की ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा से मालूम चल जाता है कि आप किसी बात को मजाकिया तौर पे बोले हो, कि बड़ी गंभीरता से बोले हो, कि बड़ी स्मूथ, बड़ी प्रेम से बोले हो, विनम्र होकर बोले हो। आपका टोन डिसाइड करता है आपके बोलने का भाव, ठीक है जी, आपका टोन डिसाइड करता है आपके बोलने का अर्थ, मतलब। तो यहाँ पर इस कविता में किस टोन की बात की गई है? क्या ये ह्यूमरस है, क्या ये हास्यास्पद है, मजाक मजाक में बात कही गई है? नहीं। क्या ये फ्रैक्चरिंग, डराने के लिए बात बात कही गई है? नहीं। ये सटार भी नहीं है, व्यंग भी नहीं है, तो भैया क्या है ये कंसोलिंग है। इस कविता में जो बात हो रही है, प्रेमिका को दिलासा देने की बात हो रही है, उम्मीद देने की बात हो रही है। इनका तो जाना तय है, जॉन डॉन ने जाना तय कर लिया है, इन्होंने निश्चित कर लिया कि नहीं जाना है, लेकिन ये जब जा रहे हैं तो प्रेमिका इनकी चारों कत्तार रो रही है, प्रेमिका इनकी लगातार रोए जा रही है। अपनी प्रेमिका को इस दशा में देखकर भाई लेखक साहब का भी हृदय फट जाता है। कौन कहता है कि पुरुष को हृदय नहीं होता, पुरुष के दिल में दुख नहीं होता? कौन कहता है कि पुरुष का हृदय पत्थर का होता है? हाँ, हाँ, वो और बात है कि पुरुष इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, ये और बात है। लेकिन पुरुषों का भी दिल बहुत मुलायम होता है, बहुत विनम्र होता है, उनमें जितना प्रेम होता है, जो प्रेम की गहराई होती है, जैसे समुद्र जैसा अनंत प्रेम भरा होता है पुरुषों के भी हृदय में, समझे कोई तब तो। और पुरुष दिखाना नहीं चाहता, वो दिखाना नहीं चाहता, वो एक्सप्रेसिव नहीं होता, वो अपनी बातों को खुलकर नहीं कह पाता, झिझकता है वो कि कहीं उसके प्रेम, उसके भाव को मजाक न बना दिया जाए। दिखावेपन से पुरुष दूर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कविता का टोन क्या है? इस कविता का टोन है अपनी प्रेमिका को सांत्वना देना, सांत्वना देना, दिलासा देना कि नहीं नहीं, शांत हो जाओ, मैं लौट आऊंगा भाई, क्यों घबरा रही हो, मैं लौट आऊंगा, मैं कह रहा हूं ना, मैं लौट आऊंगा, तुम्हारे लिए लौटूंगा मैं। सूरज तो सूरज तो उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके सूरज रोज लौट आएगा, मैं लौट आऊंगा, उससे तेज लौटूंगा। अपनी प्रेमिका को ये साहब हमारे सांत्वना दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बिलवड इज वरीड अबाउट। जो बिलवड है वही चीज है जो इससे पीछे भी हमने क्वेश्चन किया था, उसी का ये दूसरा टोन है या दूसरा वर्ड है। द बिलवड इज वरीड अबाउट
जो कवित्री कवित्री आई एम सॉरी, यहाँ पर प्रेमिका की बात हो रही है। जो प्रेमिका है वो चिंतित है, जो प्रेमिका जी हैं वो चिंतित है। इस बारे में चिंतित है, आपको आंसर मालूम है। वो ऐसा सोचती हैं कि जो कवि महोदय हैं यानी उनके पति महाराज पति देव वो शायद ना लौटे, वो जा रहे हैं तो कहीं हमेशा के लिए तो नहीं चले जा रहे। ये सोचकर जो हमारी कवित्री यार क्या कहे जा रहा हूँ, कवित्री नहीं है ये, हाँ ये और बात है कि कवि जी की पत्नी है लेकिन कवित्री नहीं है, कवि जी की पत्नी है ये। तो जॉन डॉन की पत्नी जो है, जॉन डॉन की जो बिलवेड हैं, जो उनकी प्रेमिका है, उनकी पत्नी है, प्रेमिका कह लो पत्नी कह लो, दोनों बात एक ही है क्योंकि पहले प्रेम किया बाद में उनसे विवाह कर लिया, तो प्रेमिका प्रेमिका कहो पत्नी कहो एक ही बात है। तो यहाँ पर जो जॉन डॉन साहब की प्रेमिका थी वो सोचती है ऐसा कि जो हमारे पतिदेव हैं, जो हमारे स्वामी हैं, जा तो रहे हैं कहीं वापस ना आए, तो ये सोचकर बेचारी का हृदय फट रहा है। और एक स्त्री है ना, एक स्त्री है ना जो अपना सर्वस्व छोड़कर, लव मैरिज किया इन्होंने, लव मैरिज किया जॉन डॉन से, अपना सर्वस्व छोड़कर सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग खड़ी हुई इनके साथ, प्रेम विवाह में भाग खड़ी हुई इनके साथ, घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया। और आज मालूम चल रहा है कि हमारे लेखक महोदय भी जाने को तैयार है? देखिए, द पोएट आस्क्स हिज बिलवेड नॉट टू, जो कवि हैं वो अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि सुनो 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 प्रियतमा, तुम मत सो, ये बात हुई थी, हाँ, मत गाओ, मत हंसो, नहीं, वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम मत रो, हम्म, मत रहो, तुम, मैं लौट आऊंगा ना, क्यों घबरा जाती हो इतनी, अरे चुप रह जाओ, जिस तरह से तुम मेरे लिए तड़प रही हो रो रही हो, क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे लिए भी उतना ही तड़पूंगा रहूंगा? लेकिन जाना जरूरी है, जाना जरूरी है, जाने दो, मत रो, लौट आऊंगा। आगे देखें, द डिपार्चर ऑफ द पोएट, डिपार्चर का मतलब होता है रवानगी, अलविदा, विदा होना। द डिपार्चर ऑफ द पोएट इज, जो हमारे कवि हैं, जो हमारे लेखक हैं, जो जॉन डॉन हैं, उनका जाना, उनकी रुखसती, उनकी रवानगी कैसी है बताओ? क्या वो हमेशा के लिए जाना चाहते हैं? नहीं, वो अस्थायी रूप से जाना चाहते हैं, वो अस्थायी रूप से जाना चाहते हैं, वो जाएंगे फिर लौट के चले आएंगे। ठीक है जी, क्या वो पेनफुल रिवेंज है, बहुत ही दुखदाई बदला है? नहीं। अनएक्सपेक्टेड पनिशमेंट है, क्या वो अपनी पत्नी को पनिशमेंट देने के लिए जा रहा है? नहीं है। जब दरअसल लेखक साहब अस्थायी रूप से जा रहे हैं, एक यात्रा पर जा रहे हैं, फिर वो लौट आएंगे, तो अस्थायी रूप से जा रहे हैं वो। अकॉर्डिंग टू द पोएट सेपरेशन कैनट डिस्ट्रॉय, लेखक के अनुसार ये जो जुदाई है, लेखक के अनुसार ये जो जुदाई है, जो विलगाव है, जो वियोग है, लेखक के अनुसार जो वियोग है वो क्या है? खूबसूरती है? नहीं। दौलत है? नहीं। क्या मैं बोल रहा हूँ यार, सही से बोलो पहले पूरा क्वेश्चन। लेखक के अनुसार सेपरेशन कैनट डिस्ट्रॉय, वियोग नहीं बर्बाद कर सकता, नहीं नष्ट कर सकता, नहीं खत्म कर सकता, दूरी नहीं खत्म कर सकती इस चीज को, खूबसूरती को। नहीं, दूरी ना दौलत को खत्म करेगी ना खूबसूरती को खत्म करेगी, दूरी जो है वो फ्रेंडशिप को नहीं, यहाँ बात हो रही है ट्रू लव को, कि चाहे कितनी भी दूरी हो जाए, चाहे कितनी भी दूरी हो जाए, दूरी कभी सच्चे प्रेम को नहीं खत्म कर सकती। जितनी, मैंने बताया ना, जितनी दूरी उतनी चाहत ज्यादा पैदा होती है, मिलने की, बात करने की, देखने की, उतनी ज्यादा चाहत पैदा होती है। जितनी ज्यादा दूरी उतने ही ज्यादा इंसान कल्पनाओं में, सपनों में हर पल एक दूसरे को फील करता है, हर पल एक दूसरे के बारे में सोचता है, हर पल एक दूसरे के ख्यालों में डूबा रहता है। दूरी जितनी बढ़ेगी उतनी ही इंसान एक दूसरे के करीब आ जाता है। करीब आने के पीछे है कि वो उसे इतना मिस करता है कि उसे हर पल सोचते रहता है, उसके बारे में समझते रहता है, उसके बारे में कुछ ना कुछ बीती हुई घटनाओं को याद करता है, उसकी चर्चा करता है। इससे सामने वाला व्यक्ति और भी ज्यादा उसको प्यारा हो जाता है। दूरी बढ़ने से प्यार बढ़ती, तड़प बढ़ती है, सामने वाले व्यक्ति की कद्र होती है कि वो क्या मायने रखता है। कई बार चाहे वो रिश्ता हो चाहे कोई चीज हो, कई बार होता है ना कि कोई रिश्ता हो या चीज हो, अगर वो आपके सामने हो, आपके पास हो, तो शायद आप उतनी इज्जत, उतनी कद्र नहीं करते हैं जितना वाकई वो डिजर्व करता है। लेकिन जब वो व्यक्ति आपसे दूर जाता है तो आपको समझ में आ जाती है उसकी कीमत, आपको उसके होने का, आपके उसके होने का मूल्य समझ में आता है। और जब वो नहीं होता है
जब वो नहीं होता है, मतलब उसके नहीं होने से उसके होने का मूल्य आपको मालूम चल जाता है कि वो कितना ज्यादा मूल्यवान था आपके लिए। ताली बजाओ भाई, इतनी अच्छी बात कह दी मैंने, इतनी कमाल की बात कह दी कि एक इंसान के नहीं होने से उसके होने का मूल्य मालूम चल जाता है कि वो कितना मूल्यवान बहुमूल्य था। आपने कितने बहुमूल्य इंसान को खोया है, ये तब एहसास होता है जब उसका नहीं होना होता है। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दरअसल ये क्वेश्चन हमने देख लिया कि जो सच्चा प्रेम है, सच्चा प्रेम कभी नहीं मिट सकता है दूरी से। दूरी कभी नहीं मिटा सकती है सच्चे प्रेम को, अलगाव कभी नहीं मिटा सकती है सच्चे प्रेम को। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पोएट बिलीव्स, जो हमारे कवि हैं वो यकीन करते हैं, वो विश्वास करते हैं दैट लव इज स्ट्रॉन्गर दैन, जो हमारे कवि हैं वो विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं कि जो प्रेम है वो मजबूत है। किस चीज से मजबूत है? अपने वो क्या कहते हैं भाई, पैसे से। पैसे से ज्यादा मजबूत है वो, पैसे की जिक्र ही नहीं है कविता में। ठीक है, और ये मत कहना, कई लोग इधर चिलगोजे लोग आ जाएंगे जो कहेंगे कि भैया हाँ ना सही बात है सर, प्रेम जो है ना वो पैसे से ज्यादा ना, उल्टा बोल दिया मैंने। और कई लोग इधर आएंगे वो कहेंगे कि सर ऐसा है ना कि जो पैसा है ना वो प्रेम से ज्यादा। आजकल वो इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह देखते हैं बच्चे और उन्हें लगता है कि भैया पैसा जो है वो प्रेम को खरीद सकता है। कई लोग आते हैं फिलोसफर ऐसे अपनी फिलोसफी देते हैं कि प्रेम जो है वो हाँ, पैसे से भी खरीद सकते हो, पहले पैसा कमाओ बाद में प्रेम खरीद लेना। ऐसी सारी चीजें वो कहते रहते, लेकिन प्रेम भाई साहब कोई खरीदने और बिक्री की खरीद और बिक्री की वस्तु नहीं है। प्रेम एक दैवीय गुण है, ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय वरदान। प्रेम की वजह से ये पूरा संसार चल रहा है, पूरा का पूरा संसार चल रहा है। प्रेम की वजह से ईश्वर ने ये सृष्टि की रचना की, प्रेम की वजह से आपको पैदा किया है, प्रेम की वजह से ये रिश्ते चलते हैं, ये समाज चलता है, ये दुनिया चलती है। आप जीते हो, हम जीते हैं, लोग जीते हैं, आप मेहनत करते हो, हम मेहनत करते हैं, लोग मेहनत करते हैं। इस प्रेम की ही वजह से सब एक दूसरे को खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए सारे त्याग करते हैं। खैर चलते हैं आगे। द पोएट बिलीव्स दैट लव इज स्ट्रॉन्गर दैन, कभी ऐसा मानते हैं कि जो प्रेम है वो मजबूत है। किस चीज से ज्यादा मजबूत है? तो क्या वो पैसे से ज्यादा मजबूत है? पैसे का जिक्र नहीं हुआ तो यहाँ नहीं रखेंगे। शक्ति, एंगर, यहाँ पर जो प्रेम है वो डिस्टेंस से ज्यादा मजबूत। द पोएट बिलीव्स दैट लव इज स्ट्रॉन्गर दैन डिस्टेंस, हमारे कवि मानते हैं कि दूरी दूरी बढ़ने से प्रेम नहीं खत्म होती, दूरी बढ़ने से प्रेम और बढ़ जाती है। ठीक है जी, तो दूरी प्रेम को नहीं मिटा सकती, बल्कि दूरी से कहीं ज्यादा प्रेम है, मजबूत है, ये प्रेम और बढ़ते जाता है। दूरी बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, तो दूरी जो है वो प्रेम को नहीं मिटा सकती। ठीक है, तो दूरी से ज्यादा मजबूत है हमारा प्रेम। दूरी बढ़े कोई दिक्कत नहीं, दूरी ऐसा नहीं है कि दूरी बढ़ेगी और वो प्रेम को काट देगी, खत्म हो जाएगी, बल्कि दूरी को प्रेम हरा देगा। चाहे कितनी भी दूरी हो, प्रेम हमेशा जिंदा रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बिलव्ड बिकम सैड, जो कवित्री हैं वो, फिर मैं कवित्री बोल रहा हूँ, अरे भाई साहब, जो कवि साहब की पत्नी है, जो हमारी एनी मोर नाम था उनका, जो हमारी कवि साहब की प्रियतमा है, वो प्रियतमा जी क्या करती हैं भाई? उदास हो जाती हैं, बेचारी उदास हो जाती हैं। द बिलव्ड बिकम्स सैड, जो प्रियतमा जी हैं वो उदास हो जाती हैं। क्यों उदास हो जाती हैं बताएं? तो प्रियतमा जी हमारी उदास हो जाती हैं, हमारी नहीं, मेरी नहीं, ध्यान रखना है, नहीं तो ये मत कह देना कि भैया हमारी प्रियतमा जी हैं। ठीक है, अफवाह नहीं फैलाना उल्टा सीधा कुछ भी। द द बिलव्ड बिकम्स सैड, जो कवित्री जी हैं वो उदास हो जाती हैं। क्यों उदास हो जाती हैं बताओ? क्योंकि द पोएट इज लिविंग, जो कवि महोदय हैं वो छोड़कर उन्हें जा रहे होते हैं, उन्हें छोड़कर जा रहे होते हैं। ठीक है जी, इस वजह से हमारी कवित्री, फिर कवित्री बोलो, गजब हाल है यार, इस वजह से हमारी प्रेमिका जी जो है वो उदास है। द पोएम डील्स मेनली विद, जो कविता है वो मुख्यतः किस बारे में बात करती है? क्या वो वॉर और पीस के बारे में बात करती है, युद्ध और शांति के बारे में? नहीं, वो बात करती है लव एंड सेपरेशन, प्रेम और बिछड़ाव के बारे में। ठीक है जी, प्रेम और बिछड़ना, प्रेम और अलगाव के बारे में बात करती है ये कविता। ठीक है जी, समझे? लव एंड सेपरेशन, इस कविता का थीम यही है, इस कविता में यही बात हुई है
कि कैसे प्रेम दिव्य है और कैसे अलग होना प्रेम को नहीं मिटा सकता। ठीक, कैसे अलग होना प्रेम को नहीं मिटा सकता, ये हमने देखा है। ओके ओके ओके, कितना नंबर क्वेश्चन था? हाँ, ये कर लिया। द पोएम डील्स मेनली विद, जो कविता है वो मुख्यतः बात करती है प्रेम और विलगाव के बारे में, अलगाव के बारे में। अलगाव कह लो, विलगाव कह लो, एक ही चीज है। द पोएट सेज दैट ही विल, जो कवि है वो कहते हैं, क्या कहते हैं? ही विल, कि वो करेंगे, क्या करेंगे भाई? नेवर रिटर्न, कभी वो नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। फॉरगेट हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका को भूल जाएंगे, ना ना ना, वो बोलते हैं कि भैया वो बहुत जल्दी रिटर्न, वो बहुत जल्दी लौट कर आएंगे, जिस तरह से सूर्य लौटता है उससे भी ज्यादा ये जल्दी लौट के आएंगे। अगला क्वेश्चन है, बीस, अगला क्वेश्चन है, द बिलव्ड, द बिलव्ड थिंक्स सेपरेशन में, द बिलव्ड थिंक्स सेपरेशन में, ऐसा सोचती है प्रेमिका कि ये जो बिछड़ना है ये कर सकती है, क्या कर सकती है? प्रेम को मजबूत, एंड देयर रिलेशनशिप। प्रेमिका क्या सोच रही है? प्रेमिका सोच रही है कि बिछड़ना उनका, उनके रिश्ते को कहीं खत्म ना कर दे, इस बात का डर है उन्हें कि बिछड़ना उनका कहीं इस रिश्ते को खत्म ना कर दे। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि नहीं, चाहे लाखों बिछड़ जाए, बिछड़ने से प्रेम खत्म नहीं होगा, कभी नहीं खत्म होगा। लेकिन प्रेमिका जी को डर है कि कहीं बिछड़ना, हमेशा के लिए बिछड़ना ना हो जाए, कहीं बिछड़ना प्रेम को खत्म करना दे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा आश्वासन दे रहे हैं हमारे कवि महोदय। ओके, अगला क्वेश्चन है, द पोएम प्रेजेंट्स लव एज, जो पोएम है, जो कविता है, ये प्रेम को किस रूप में प्रदर्शित कर रही है? तो कविता हमारी जो है वो प्रेम को स्पिरिचुअल एंड ट्रू, वो आध्यात्मिक और सत्य के रूप में प्रस्तुत कर रही है। तो प्रेम ही सत्य है, असली सत्य, असली सत्य, एक एक अजर, अमर, अचल, अडिग अगर सत्य है तो वो प्रेम है। प्रेम ही वो सत्य है जो कभी मिट नहीं सकती है, कभी खत्म नहीं हो सकती है। ये प्रेम ऐसी चीज है जो ईश्वर के पास भी है, जो ईश्वर के पास भी है, और ईश्वर ने ये चीज अपने 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 कह लीजिए इंसान या अपने भक्तों को भी दिया है। तो प्रेम ईश्वर भी करता है, प्रेम उसके अनुयायी भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, हम सभी करते हैं। चाहे जिस रिश्ते में करें, चाहे जिस रिश्ते में करें, प्रेम हमारे जीवन का अनन्य भाग है। प्रेम वो फ्यूल है, ताली बजाओ यार। प्रेम वो फ्यूल है, वो ईंधन है जो हमारी जिंदगी को चला रहा है। हालांकि ईंधन का दाम अभी बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, ये है हमारे यहाँ का अभी क्या चलने वाला समय। खैर, प्रेम वो ईंधन है मेरे मित्र, प्रेम वो ईंधन है मेरे मित्र जो आपके और मेरे जीवन को चला रहा है, जो हमें चला रहा है, जो इस पूरे संसार को चला रहा है। अगर प्रेम नाम के ईंधन खत्म हो जाए तो ये संसार खत्म, फिर कोई किसी के लिए रोएगा नहीं, कोई किसी की मदद नहीं करेगा, कोई किसी के लिए त्याग नहीं करेगा, कोई किसी के लिए काम नहीं करेगा। यहाँ पर कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा, कोई एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे, किसी की हंसी, किसी की खुशी से किसी को मतलब नहीं होगा, किसी के रोने, किसी के गाने, किसी के दर्द, किसी के दुख से किसी को कोई बहस नहीं होगी। फिर आप अपनी जिंदगी इंसानी रूप में नहीं बल्कि यंत्रवत रूप में जिएंगे, मशीनों के रूप में जिएंगे। तो प्रेम वो फ्यूल है, वो ईंधन है जो आपको पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को चला रहा है। छोटा सा शब्द, बिल्कुल छोटू सा प्रेम, अंडरस्टिमेट मत करना दोस्त। ये ऐसी चीज है जिसे देवता ने भी किया है, जिसे ईश्वर भी कर रहे हैं, ठीक है जी, जिसे दानव भी कर रहे हैं, जिसे इंसान भी कर रहे हैं। तो प्रेम वो ईंधन है जिससे पूरा का पूरा संसार चलता है। उसी प्रेम के बारे में लेखक महोदय कह रहे हैं कि देखो, ये जो कविता है वो बताती है आध्यात्मिक प्रेम के बारे में, प्रेम की आध्यात्मिकता को, प्रेम की सत्यता को, प्रेम कितना पवित्र है और प्रेम कितना सत्य है, कैसे अमिट है, वो मिट नहीं सकती, अमर है प्रेम। इस बारे में इस कविता को बताया जा रहा है, या इस कविता में इस बारे में बताया जा रहा है।
द पोएम प्रेजेंट्स लव एज, ये तो कर लिया ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ही क्वेश्चन तो 2 बार करोगे। जॉन डॉन वॉज बॉर्न, खैर ये तो हमने कर लिया था वहां भी, जब हम पोएट का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ना लेक्चर नंबर 2 में, तो वहां हमने ये क्वेश्चन उठाया था। यहां भी देख लेते हैं, आपको याद होगा। जॉन डॉन वॉज, जॉन डॉन वॉज बॉर्न इन, कब जन्म लिए थे, कौन से साल में, तो याद रखना दोस्त 1572, 1572 में जन्म हुआ और 1631 में मृत्यु को प्राप्त हुआ। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द पोएम, कविता में, इन द पोएम, कविता में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कविता में यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता में DYE का मतलब क्या है, तो DYE दरअसल ये ओल्ड इंग्लिश में ये जो DYE है ये डाई का स्पेलिंग है, डाई यानी मरना। आज जो हम डाई का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पहले DYE इस्तेमाल होता था। योर आंसर वुड बी टू डाई यानी मर जाना। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में किसको मतलब किसको लेकर ये कविता लिखी गई है, ये कविता किसको समर्पित है? जॉन डन ये कविता किसको समर्पित कर रहे हैं? क्या अपनी बहना जी को कर रहे हैं, कि अपनी माता जी को, कि अपने फ्रेंड को? दरअसल ये कविता वो अपनी वाइफ को समर्पित कर रहे हैं। ठीक है जी, अपने वाइफ को समर्पित कर रहे हैं। ओके, अगली कविता है, कविता नहीं, अगला क्वेश्चन है, जॉन डॉन हैज रिटन द पोम, जॉन डॉन ने कौन सी कविता लिखी? लो कर लो बात, नहीं मालूम आपको? जॉन डॉन ने लिखी है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट। अगला क्वेश्चन है, जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, जॉन डॉन दूर जाना चाहते हैं अपनी पत्नी से, अपनी प्रेमिका से। क्यों दूर जाना चाहते? क्या अपनी प्रेमिका से वो थक गए हैं? नहीं भाई साहब, वो अपनी प्रेमिका से थक गए हैं, इस वजह से दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो जा रहे हैं किसी और चीज की तलाश में। तो यहाँ पर होगा, जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, जॉन डॉन दूर जाना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी डैश से थके हुए नहीं है। तो यहाँ डैश कौन है? बिलवेड। वो कहते हैं अपनी प्रेमिका को कि प्रेमिका मैं इस वजह से नहीं जा रहा कि मैं तुमसे उब गया हूँ, थक गया हूँ, पक गया हूँ, मेरा मन भर गया है तुमसे, मैं इस वजह से नहीं जा रहा, बल्कि मैं इस वजह से जा रहा हूँ कि मौत निश्चित है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, हु वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किसको जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया, निकाल दिया गया, बिना डिग्री दिए निकाल दिया गया? तो आपको मालूम है वो बेचारे हमारे जॉन डॉन साहब थे, इनको बिना डिग्री से निकाल दिया गया सिर्फ इस वजह से ये कैथोलिक क्रिश्चियन थे। और उस समय जो इंग्लैंड था वो क्रिश्चियन के खिलाफ था, क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं था, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ नहीं था। इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट चल रहा था, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, और ये कैथोलिक थे, तो कैथोलिक के एंटी कैथोलिक माहौल वहां बना हुआ था इंग्लैंड में। इस वजह से इनको डिग्री दिए बिना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। अब सोचो, एक ऐसी संस्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक ऐसी संस्थान जहां पर शिक्षा दी जाती है, जहां भेदभाव खत्म किया जाता है, जहां समानता सिखाई जाती है, वहां पर भेदभाव हो गया, वहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको निकाल दिया गया बिना डिग्री के, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनका धर्म अलग था, इनका संप्रदाय अलग था। ये चीज तो है भाई, दुनिया ऐसी ऐसी है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रियतमा मैं नहीं जाऊंगा, वो क्या है? तो ये कविता, ये सारा जो है ना, ये कविता का टाइप है। ओड भी कविता लिखने की शैली है, लिरिक भी कविता लिखने की शैली है, बैलेड भी कविता लिखने की शैली है, लेकिन इनमें से ये कोई नहीं है। ये दरअसल एक सोनेट है। सोनेट का मतलब सीधा समझना है कि जो 14 लाइन्स की कविताएं होती हैं, 14 लाइन्स की कविताएं होती हैं, उन्हें आप सोनेट कहते हो। और ये 14 लाइन्स की कविताएं भी 2 हिस्सों में बटी होती है। एक 8 लाइन वाला हिस्सा होता है, 8 लाइन वाला पार्ट होता है, जिसको हम ऑक्टेव कहते हैं, और एक 6 लाइन वाला पार्ट होता है जिसको हम सेस्टेट कहते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे 8 और 6 लाइन की कविता होती है। जैसे ऐसे समझ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइन हो गया। और फिर थोड़ी सी दूरी बनाकर 1 2 3 4 5 6 हो गई कविता खत्म। यहाँ से यहाँ तक मिला दो तो हो गया कविता लिखने की शैली। ठीक है भी,
तो ये जो है ये एक सोनेट है। Should its love I do not go एक सोनेट है। John Donne thinks that दैट दो बार हो गया। John Donne thinks that John Donne thinks that is certain क्या मानते हैं, मतलब जॉन डॉन है वो क्या क्या ऐसा मानते हैं कि क्या निश्चित है, क्या निश्चित है। तो मानते हैं कि जो मौत है वो निश्चित है, मौत कभी टाली नहीं जा सकती, मौत को हम टाल ही नहीं सकते, मौत निश्चित है सब। ठीक, अगला क्वेश्चन अपना कि द ओकेजन या दी ओकेजन ऑफ द पोएम सच एज लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स, मतलब ये कविता जो लिखा है जॉन डॉन साहब ने वो किस बारे में लिखा है, वो कौन सा अवसर था, किस मौके पर, किस अवसर पर ये कविता सामने आई, किस अवसर पर ये कविता या ये इस तरह की परिस्थिति सामने आई जब उन्हें अपनी पत्नी को मनाना पड़ा। आखिर वो कौन सा मौका था, कौन सी वजह रही है जहां जॉन डॉन को अपनी पत्नी को मनाना पड़ा है, ऐसे ऐसे शब्द बोलने पड़े हैं, उन्हें सांत्वना तसल्ली देनी पड़ी है, कौन सा वो मौका था है जी। तो वो मौका था जॉन डॉन साहब का यात्रा पर जाना, कॉन्टिनेंटल यात्रा। कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर, एक महादेश से दूसरे महादेश पर जाना। तो जॉन डॉन साहब हमारे जो थे एक महादेश से दूसरे महादेश पर जा रहे थे, समुद्री यात्रा थी। तो ये जो यात्रा थी, इसी यात्रा के अवसर पर उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया है कि तुम मत घबराओ, मैं जाऊंगा, आ जाऊंगा, इसमें घबराने की क्या बात है। हाँ जी बताओ, बेवकूफ होता तो रो रही हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द पोएट, जो पोएट है हमारे जॉन डॉन इज बेटर दैन, जो हमारे पोएट है जॉन डॉन वो किस चीज से बेहतर है, किनसे बेहतर है, क्या वो मून से, अर्थ से, स्काई से, नहीं, बात हुई है सन से। ये जो हमारे कवि महोदय हैं वो अपनी अपनी तुलना उस सूर्य से करते हुए कहते हैं कि देखो देखो मेरी प्यारी, ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, देखो मेरी प्रियतमा, मेरी प्रेयसी, मेरी प्रेमिका जी, देखिए आप, ये जो सूर्य था ये कल यहाँ पर था, हाँ, कल यहाँ पर था, हाँ, डूब गया था कल, हाँ, और आज फिर यहाँ दिखाई पड़ रहा, तो हाँ, उसी प्रकार मैं भी जाऊंगा, आज गया कल फिर से आ जाऊंगा। जिस तरह से सूर्य कल चला गया था, आज उग आया है, आज आ गया है, लौट आया है, उसी प्रकार मैं जा रहा हूँ, कल चला हूँ। और सूर्य तो भाई साहब इतनी लंबी दूरी तय करता है, इतनी लंबी लंबी दूरी तय करता है और तब आता है, वो भी उसके पास कोई चाहत नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई पंख नहीं लगे उसे, लेकिन मेरे पास तो तुम ही मेरा उद्देश्य है, तुम मेरा लक्ष्य हो, तुम्हारे लिए मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, और बल्कि सूर्य से ज्यादा तेजी से आऊंगा, मेरे पास शॉर्टकट भी है लौटने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग, जो जॉन डॉन है वो देखते हैं कि जो सूर्य है वो डूबा, कब डूबा, तो कल, पिछली शाम को, यस्टरडे पिछले शाम को जो सूर्य था वो डूबा। यस्टरडे याद रखना, टुमारो नहीं करना, टुमारो जो है वो फ्यूचर वाला टुमारो है, यानी जो आने वाले समय में कल है वो टुमारो है, और जो बीते हुए समय में कल है वो यस्टरडे है। हैरानी की बात है कि हम दोनों को ही कल कहते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बस इतना याद रखना कि जो पास्ट वाला है वो यस्टरडे है, जो फ्यूचर वाला आने वाला कल है वो टुमारो है, और जॉन डन यहाँ यस्टरडे की बात कर रहे हैं, बीते हुए कल की बात कर रहे हैं कि देखो कल सूर्य डूबा था कि नहीं डूबा था, और फिर तो आज हाजिर है। अगला है डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन चाहते हैं खुशी खुशी मौत को स्वीकार। तो भाई साहब इनमें से कौन वो कवि थे, तो थे हमारे वो जॉन डॉन। भाई ध्यान रखना इधर जॉन किट्स भी हैं, वैसे ही नाम आपको मिलेगा, तो मिलता जुलता नाम मिले तो जॉन देखकर आंख मूंद कर मत रख देना। कई बार एग्जाम में ऐसा कंफ्यूजन होता है, हमें लगता है कि अरे हमने तो ये बी आंसर हो ना, तुरंत हम बी लेके भर देंगे, ऐसे मालूम चल जा गड़बड़ कर दिए कि भाई ये तो किट्स है ना, तो इनको नहीं करना है, इनको रखना है जॉन डॉन, ये साहब हमारे रंगे जाएंगे। जॉन डॉन मौत को स्वीकार करते हैं, इनको कोई गुरेज नहीं है, कोई दिक्कत, आवे मौत आनी है सबको, क्या दिक्कत। अगला है डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, कई बार क्वेश्चन किया, कई रूप में किया कि किनको मेटाफिजिकल पोएट के रूप में माना जाता है, वर्णित किया जाता है।
तो वन एंड ओनली आपको बताया था ना भैया कि जहां भी मेटाफिजिकल देखना वहां सीधा डॉन देखना, जॉन डॉन, द ओन एंड ओनली जॉन डॉन। ठीक, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं खत्म हो गया, खत्म हो गया। ओके तो ये थे वो आज के वो सारे क्वेश्चन, सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा, आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही फाइन, बहुत ही अच्छा फील कर रहे होगा आप, न्यू फील कर रहे हो आप। नए नए क्वेश्चन थे जो आप अंदर से पूरी गहराई से कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, उसे पढ़ के आपको बहुत आनंद आया होगा। चलिए ऐसी आशा है कि आगे और भी ऐसे ऐसे सवाल आपके लिए लाए जाए, आगे और भी हम मेहनत करें और भी बेटर 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 तरीके से अपनी चीज़ों को पढ़ें सीखें और आगे बढ़ें, है ना दोस्त। आप अपनी तैयारी को आप अपनी तैयारी को नया आयाम दीजिए, आप अपनी तैयारी में थोड़ा धार लगाइए, आप अपनी तैयारी में थोड़ा धार लगाइए और भी उसे रिवीजन कर करके बार बार वीडियोस देख देख के प्रैक्टिस कर करके अपने आप को तैयार करिए। 27 आपका है, वहाँ मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है दोस्त, चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, मिलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं अगले समय में। तब तक के लिए